अपन ने पढ़ा था कि हम बात कर रहे थे आवेश वाहक के बारे में, जो कि आवेश को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करेंगे। तो 3 प्रकार के आवेश वाहक हमारे पास हो सकते हैं पदार्थ के अकॉर्डिंग अलग अलग। जैसे चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, विद्युत अपघट्य में आयंस होते हैं, और हमारे पास अर्धचालक में ये इलेक्ट्रॉन और होल्स होते हैं। ठीक है, तो हमारे इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम सिर्फ चालक के अंदर ही कंसंट्रेटेड है, चालक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, फिर हमने बात करी थी विद्युत धारा के बारे में। तो विद्युत धारा मैंने आपको बोला था किसी भी चालक में एक निश्चित दिशा में आवेश प्रवाह की दर को अपन विद्युत धारा बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनों का या जनरली चालक में, क्योंकि आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, इसलिए अपन बोले आवेश प्रवाह की दर या इलेक्ट्रॉनों की दर, दोनों ठीक है, करेक्ट है, गलत नहीं है। ठीक है ना, बस उनका एक निश्चित दिशा में गति करना जरूरी है, ऐसे नहीं रैंडम कहीं भी भागते रहेंगे तो विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगी। उसके पीछे रीजन मैं आज आपको समझाऊंगा, डोंट वरी। ठीक है ना, इसके अलावा हमने पढ़ा था इसको जो जनरल फॉर्मूला था वो तो हमारे पास I = Q/T। इसके बाद अपन ने एवरेज करंट निकाली थी I एवरेज, तो I एवरेज का हमारे पास फॉर्मूला आया था ΔQ/ΔT। दिए गए समय अंतराल में अगर हम विद्युत धारा निकाल रहे हैं तो अपन एवरेज करंट निकालेंगे, औसत विद्युत धारा निकालेंगे। औसत विद्युत धारा निकालेंगे। अगर हमें तात्क्षणिक विद्युत धारा निकालनी हो तो हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, वो हमारे पास हो जाएगा I = dQ/dt। मतलब हम क्या करेंगे, अपन आवेश का अवकलन करेंगे समय के सापेक्ष, तो अपने को मिल जाएगा करंट dQ/dt। ठीक है ना, अपन ने कल पढ़ा था। इसके अलावा कल अपन ने इसका मात्रक विमा वगैरह भी पढ़ी थी। इसका मात्रक अपन ने पढ़ा था एम्पियर होता है, या कुलाम पर सेकंड आप इसको बोल सकते हो, या कुलाम सेकंड इनवर्स बोल सकते हो। और जहां तक इसके एसआई मात्रक के बारे में बात है तो इसका एसआई मात्रक क्या होता है, इसका एसआई मात्रक एम्पियर होता है, जिसको अपन कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। 1 एम्पियर किसके इक्वल होता है बच्चों, 1 एम्पियर होता है 1 कूलाम/1 सेकेंड। यानी अगर 1 सेकेंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है किसी भी चालक से, तो उसके अंदर जो धारा प्रवाहित हो रही होगी वो 1 एम्पियर की होगी। अच्छा, एम्पियर बहुत बड़ा मात्रक होता है, तो इसकी जगह अपन माइक्रो एम्पियर, मिली एम्पियर भी यूज कर सकते हैं। माइक्रो मतलब सब जानते हो 10⁻⁻6 होगा, और मिली मतलब 10⁻³ होगा। ठीक है, इसके बाद अपन ने बात की थी कि ये एक अदिश राशि होती है, क्योंकि ये सदिश संयोजन के नियम की पालना नहीं करती, तो ये अदिश राशि हो गई। इसकी दिशा जो होगी वो उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ होगी। उच्च विभव से इसकी दिशा कहाँ की तरफ होगी, निम्न विभव की तरफ होगी। और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इसके जस्ट ऑपोजिट फ्लो करते हैं। मतलब अगर करंट आपका उच्च से निम्न विभव की तरफ जा रहा है तो आपके इलेक्ट्रॉन जो है वो निम्न से उच्च विभव की तरफ जाएंगे। ये अपन ने डिस्कस किया था। एक फाइनल फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, ये तो अपन ने इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल भी कर लिए थे, दोनों फॉर्मूले पे बेस्ड। एक लास्ट चीज मैंने जो आपको बताई थी इस वाले पर्टिकुलर फॉर्मूले से, वो हमारे पास थी I = dQ/dt। फिर अपन ने इसको थोड़ा सा रीअरेंज करा था, dt को हम यहाँ पे लिखे गए थे, तो I dt किसके बराबर आ गया था, dQ के। फिर मैंने दोनों तरफ समाकलन कर दिया था। समाकलन करने से हमें Q का एक फॉर्मूला मिल गया था। Q का फॉर्मूला हमारे पास आ गया था I dt। यहां तक हम कल कवर कर चुके हैं। ठीक है ना, अब मैंने इसके ऊपर बेस तो क्वेश्चंस आपको करा दिया था, इसके ऊपर बेस कोई प्रश्न नहीं कराया। तो आज सबसे पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले अपन Q के ऊपर बेस्ड एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं, ताकि अपने को इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस भी समझ आ जाए। ठीक है, तो चलिए फटाफट से करते हैं इसका प्रश्न। ओके, चलिए देखिए उदाहरण देखते हैं पहले, फिर अपन आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे धारा घनत्व। तो किसी चालक में विद्युत धारा I बराबर 2t+1 से 2t+1 एम्पियर से दी जाती है। t बराबर 1 सेकेंड से t बराबर 5 सेकेंड तक आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए कि कितनी आवेश जो है फ्लो कर रहा है। ठीक है ना, कितना आवेश फ्लो कर रहा है उसकी मात्रा अपने को कैलकुलेट करनी है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका हल। बहुत आसान सा प्रश्न है। तो सबसे पहले तो अपने को I दे रखा है, I का फॉर्मूला हमारे पास है 2t+1। क्या कैलकुलेट करना है अपने को, Q कैलकुलेट करना है। समय अपने को दे रखा है, समय है 1 सेकेंड से 5 सेकेंड तक।
ठीक है ना, ये अपने को क्वेश्चन में दे रखा है सब कुछ। तो अभी मैंने आपको क्यू का एक जनरल फॉर्मूला बताया, क्यू किसके बराबर होता है, समाकलन करना आई डी टी के। अच्छा, क्योंकि हमें अपने को समय दे रखा है ऑलरेडी, तो यहाँ पे अपन लिमिट में भी ये लगाएंगे, यहाँ पर समय t1 लिखेंगे, यहाँ पर समय t2 लिखेंगे, ठीक है ना, जो भी लिमिट है xyz। तो अब सबसे पहले q का मान निकालना है। i का फॉर्मूला हमारे पास कितना है 2t+1, इसका समाकलन हो जाएगा t के सापेक्ष, और लिमिट हो जाएगी 1 सेकंड से लेकर के 5 सेकंड तक। जितने भी टाइम के बीच में इन लोगों ने आवेश पूछा वो अपन निकाल सकते हैं, ठीक है। ये हमारा आ गया, इसको सॉल्व करना है। अब समाकलन जो अपन जैसा जानते हैं वैसा कर लेते फटाफट। तो सबसे पहले तो इसको स्प्लिट कर लो, 2 आगे आ जाएगा, टी का समाकलन करना है अपने को 1 से लेकर के 5 तक, और इसी तरीके से 1 का समाकलन करना है अपने को वही 1 से लेकर 5 तक, ठीक। आप सब जानते हो उसके ऊपर बाय डिफॉल्ट घात कितनी 1 है, तो 2 बाहर रहेगा, टी के ऊपर घात हो जाएगा 1+1 और नीचे भी हो जाएगा 1+1, लिमिट लग जाएगी हमारे पास 1 से लेकर 5 तक। ऐसे इस टी का 1 का समाकलन हमारे पास टी हो जाएगा 1 से लेकर 5 तक, ठीक। तो अच्छा, इसके अंदर यहाँ पे हो गया 2t²/2, 1 से लेके 5 तक। बच्चों ये कांस्टेंट तो कट सकता है, इस कांस्टेंट को काट देते अपन, और यहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते, उसको छोड़ देते हैं 1 से 5 तक। सबसे पहले अपन रखेंगे उच्च सीमा, तो 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, है ना, पहले उच्च सीमा रखते हैं फिर निम्न सीमा रखते हैं माइनस करके, और यहाँ पर 5 - 1, तो यहाँ पे हो गया 25 - 1, और यहाँ पे हमारे पास हो गया 5 - 1 हो गया 4, तो 25 - 1 हो गया हमारे पास 24, और 24 और 4 हो गया 28। तो इसका मतलब 28 कूलम आवेश जो है हमारे पास ये फ्लो हो रहा होगा, मतलब इतनी देर में 28 कूलम आवेश फ्लो हो चुका है इस पर्टिकुलर पदार्थ से, जिसके अंदर धारा अपने को इस फॉर्मूले से दी जा रही है, ठीक है ना। तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल सा प्रश्न है, आपको सिर्फ आई दे रखा था, आपने क्यू कैलकुलेट कर लिया। तो स्टार्टिंग के टॉपिक से जितने पॉसिबल प्रश्न थे मैंने बना के आपको बता दिए, चाहे आपका बोर्ड हो चाहे कंपटीशन उठा के आप कोई भी देख लो, इससे टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं इस विद्युत धारा से संबंधित। भले आप उठा के देख लो, मैं आपको खुली छूट दे रहा हूं, भले देख लो, ठीक है ना, सब बता दिया मैंने आपको। बोर्ड इतना टफ कभी नहीं देता क्वेश्चन, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है ना, एक्सट्रीम लेवल का क्वेश्चन है कि भाई बोर्ड का कभी बिल्कुल ही दिमाग खसक गया हो भाई, ठीक है आज तो बच्चों को, मतलब ऐसा कभी नहीं करता बोर्ड। वैसे बोर्ड बहुत लीनियंसी रखता है, पेपर आसान बनाता है, लेकिन कभी किसी दिन बोर्ड का मूड खराब हो गया और बोले नहीं इस बार तो बच्चों को टफ पेपर बना के देना है, तो एक्सट्रीम लेवल का पेपर ही उसमें आ सकने के चांसेस है, अदरवाइज बोर्ड में इतने टफ प्रश्न नहीं आते। वैसे है कुछ नहीं इसमें, है बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल सा क्वेश्चन है, बट कभी इतना टफ क्वेश्चन आता नहीं, बहुत सिंपल प्रश्न पूछेगा। जैसे मैंने आपको कल बताया था ना, इसके ऊपर बेस्ड प्रश्न पूछ लेगा, क्यू दे दिया, उसका टी के सापेक्ष अवकलन कर लो, टी की वैल्यू रख दो, खत्म कर दो क्वेश्चन, दैट्स इट, ठीक है ना। इतना आसान दे देगा, इतना टफ नहीं देगा। बोर्ड लीनियंट बहुत रखता है पेपर, ऐसा कोई बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पेपर नहीं बनाता, या तो उसका पेपर मॉडरेट होगा तो इजी होगा, इजी जो मॉडरेट के बीच में होता, डिफिकल्ट पेपर नहीं होता किसी भी बोर्ड का, स्टेट बोर्ड का नहीं होता, उनका पेपर जो होता है वो बस लेंदी होता है, टफ नहीं होता। तो अगर आप स्टार्टिंग से प्रॉपरली प्रिपरेशन करोगे अपनी, और अपने थोड़ी स्पीड फास्ट रखोगे, तो आपको आराम से अच्छे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज का टॉपिक है हमारे पास धारा घनत्व, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी। चलिए देखिए, जैसा हमने बोला कि जो विद्युत धारा है वो एक अदिश राशि है, मतलब इसकी दिशा भी होती है, इसका परिमाण भी होता है, लेकिन ये सदिश संयोजन के नियम के पालन नहीं कर सकती। तो भाई अब क्योंकि विद्युत धारा एक सदिश राशि नहीं है, तो हमने कोई एक दूसरी सदिश राशि इंट्रोड्यूस करी, एक दूसरी सदिश राशि बताई जिसकी दिशा भी होती है, जिसका परिमाण भी होता है, और जो सदिश संयोजन के नियम की पालना भी करता है, उसको अपन बोलते हैं धारा घनत्व। जैसे नाम से समझ आ रहा है घनत्व की बात चल रही है। अब जब मैं जैसे मान लो किसी तार में से धारा फ्लो हो रही है, वैसे तार है, इसमें से धारा फ्लो हो रही है, इसमें से बहुत सारा सा करंट बाहर निकल रहा है, करंट का मतलब एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स इसमें से बाहर निकल रहे हैं बहुत सारे। तो धारा घनत्व एक बहुत बेसिक सी चीज है। घनत्व का मतलब क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन, है ना, या फिर अगर और किसी रेफरेंस पे घनत्व निकालू तो नीचे क्षेत्रफल आ सकता है, नीचे लंबाई आ सकती है। जैसे अपन ने रेखिक आवेश घनत्व पढ़ा था तो Q/L पढ़ा था, क्षेत्रफल आवेश घनत्व पढ़ा था तो Q/A पढ़ा था, आयतन आवेश घनत्व पढ़ा था तो उसके अंदर अपन ने Q/V पढ़ा था। तो घनत्व का मतलब नीचे लंबाई, क्षेत्रफल या फिर आयतन में से कुछ आता है। अब क्योंकि मैं बोल रहा हूँ धारा घनत्व, तो मतलब आई तो ऊपर आएगा। अब नीचे अगर मैं चालक तार के बारे में बात करूं तो मैं चालक तार की लंबाई की बात नहीं करूंगा, मैं चालक तार के आयतन के बारे में बात नहीं करूंगा, मैं चालक तार के क्षेत्रफल के बारे में बात करूंगा। तो धारा घनत्व और कुछ नहीं होता, एकांक क्षेत्रफल में धारा का मान होता है।
कि एकांक क्षेत्रफल में कितनी धारा फ्लो हो रही है। मतलब अगर आप इस क्षेत्रफल को उठा लो, ये वाला क्षेत्रफल, मान लो ये क्षेत्रफल हमारे पास ए है, और इस क्षेत्रफल में से किसी दिए हुए समय में कितनी धारा जा रही है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, धारा घनत्व। ठीक है, बहुत बेसिक सी चीज है। ठीक है, फटाफट से इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं, फिर आपको और एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो एकांक किसी, ऐसे लिख दो, किसी चालक के एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा का मान, धारा घनत्व कहलाता है। धारा घनत्व कहलाता है। धारा घनत्व कहलाता है। ठीक है बच्चों, ये एक सदिश राशि होती है, यह एक सदिश राशि होती है। सदिश राशि तो कोई दिशा तो होगी ना, तो ये एक सदिश राशि होती है जिसकी दिशा विद्युत धारा की दिशा में होती है, विद्युत धारा की दिशा में होती है। ठीक है, अब मान लीजिए आपके पास ये तार है। ठीक है, अब इस तार का क्षेत्रफल है कुछ ना कुछ। अब क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल का क्षेत्रफल सदिश भी होगा, तो ये उसका हो गया क्षेत्रफल सदिश, लेट से ए वेक्टर। आप सबको पहले चैप्टर में बता चुका हूं क्षेत्रफल सदिश का मतलब क्या होता है। किसी भी क्षेत्र के लंबवत जो वेक्टर होता है, जैसे इस क्षेत्र के लंबवत जो वेक्टर है, ऐसे 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 कैसे भी हो सकता है, बस रहना इसके लंबवत चाहिए, उसको क्षेत्रफल सदिश बोलते हैं। अब मान लीजिए इसमें से धारा फ्लो कर रही है, और धारा फ्लो करके ऐसे इस डायरेक्शन में जा रही है। मान लीजिए ये आपकी धारा की दिशा है, मान लेते हैं करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। ठीक है, इसमें से करंट फ्लो करके जा रहा है, ऐसे धारा इसमें से जा रही है, तो इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ कोण थीटा बनेगा। तो अपने को क्या करना है, अपने को क्षेत्रफल सदिश का वो घटक लेना है जो धारा के दिशा में हो। तो क्षेत्रफल का वो घटक लिया अपन ने जो धारा की दिशा में, तो हमारे पास हो गया a cos थीटा, और इसके जो लंबवत होगा वो हमारे पास a sin थीटा, वो हमारे काम का नहीं है। ठीक है ना, तो अपने को क्षेत्रफल सदिश का वो घटक लेना है जो धारा की दिशा में हो। अब अगर मैं I और a cos थीटा को भाग दे दूं तो जो मुझे क्वांटिटी मिलेगी उसी को अपन बोलते हैं धारा का। जनरल फॉर्मूला हमारे पास हो गया I अपॉन a cos थीटा। a cos थीटा क्या है, क्षेत्रफल सदिश का वह घटक जो I की दिशा में हो, धारा की दिशा में। धारा की दिशा में हो, उसको अपन बोलते हैं क्षेत्रफल सदिश, सॉरी a cos थीटा। तो ये हमारा जनरल फॉर्मूला आ गया, J इज इक्वल टू I बाय a cos थीटा। यहां से एक चीज आप और प्रूफ कर सकते हो, अगर मैं ऐसे धारा का मान निकालूं तो हमारे पास आ जाएगा J इंटू a cos थीटा, क्योंकि J भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, A भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो आप इसको J वेक्टर डॉट A वेक्टर लिख सकते हो। इस फॉर्मूले से भी ये बात प्रूफ होती है। और आपको पता है, तो सदिश राशियों का अदिश गुणनफल, दो सदिश राशियों का अदिश गुणनफल आपको एक अदिश राशि देता है। इसका मतलब I और कुछ नहीं, एक अदिश राशि। वापस सुनिएगा, जब मैंने क्रॉस करा तो यहां पे मिला J a cos थीटा, आप सबको पता है। जब मैं A वेक्टर डॉट B वेक्टर करता हूं और उसको ओपन करता हूं तो मैं उसको AB cos थीटा लिख सकता हूं, जब पे A और B इनके परिमाण है और cos थीटा में थीटा इनके बीच का कोण है, जैसे इस केस में इनके बीच का कोण है। अब मैं आपको क्या कह रहा हूं, मैं आपको कह रहा हूं कि भाई अगर मैं J वेक्टर और A वेक्टर लिख दूं तो इनके बीच में आ जाएगा डॉट, और दो सदिश राशियों का अदिश गुणनफल एक अदिश राशि देता है। यहां से भी चीज प्रूफ होती है कि धारा और कुछ नहीं, एक अदिश राशि है। ठीक है ना, तो उपयुक्त
सूत्र से स्पष्ट है कि विद्युत धारा एक अदिश राशि, विद्युत धारा अदिश राशि। ठीक है, यहां से भी चीज प्रूफ हो रही है। यहां से अपन विद्युत धारा की एक और डेफिनेशन निकाल सकते हैं। वो क्या विद्युत धारा की एक और डेफिनेशन होगी? धारा घनत्व एवं क्षेत्रफल सदिश के अदिश गुणनफल को धारा घनत्व कहते हैं। धारा घनत्व कहते हैं। ये विद्युत धारा की एक और डेफिनेशन आ गई हमारे पास इसके फॉर्मूले से। ये विद्युत धारा की एक और डेफिनेशन आ गई। ठीक है ना, यहां से हमें सारी चीजें समझ आ रही है। अब बस अपने को ऐसे इसका मात्रक और इसकी विमा निकालनी है। दैट इज दिशा में इसकी बता ही चुके हैं। इसकी दिशा धारा की दिशा में होती है। मतलब अगर आपको ए वेक्टर की दिशा में चाहिए तो आप धारा की दिशा में ही लोगे। ये एक सदिश राशि होती है, हम पहले ही बोल चुके हैं। ठीक है ना, और आपकी जो डेफिनेशन है वो ये है कि एकांक क्षेत्रफल में जो विद्युत धारा का मान होता है उसको अपन बोलेंगे आपका धारा घनत्व। क्षेत्रफल का आपको वो घटक लेना है जो कि धारा के दिशा में हो। वो जनरली आपका a cos थीटा ही आएगा। तो a cos थीटा डिवाइड में आ जाएगा, धारा ऊपर आ जाएगी। I अपॉन a cos थीटा को भाग दोगे तो विद्युत धारा निकल के आ जाएगी, सॉरी धारा घनत्व निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसकी मात्रक के बारे में डिस्कशन करते हैं अपन। देखिए इसका मात्रक एवं विमा। देखिए जनरल फॉर्मूला अगर मैं बात करूं तो I इज इक्वल टू जे बाय ए कॉस थीटा था हमारे पास। सॉरी उल्टा लिख दिया। जे बराबर हमारे पास था I अपॉन ए कॉस थीटा। I को अपन लिखते हैं एम्पियर में, सब जानते हो, और क्षेत्रफल को अपन लिखते हैं मीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब इसका मात्रक हो गया एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। इसका मात्रक क्या हो गया? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर या एम्पियर मीटर की पावर -2, कुछ भी लिखो, दोनों ही करेक्ट है। दोनों ही फॉर्मूले आपके बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, ये दो फॉर्मूले हमारे पास आ गए। मात्रक है हमारे पास एम्पियर पर मीटर स्क्वायर या फिर एम्पियर मीटर की पावर -2। विमा बहुत आसान है, विमा भी देख लो। रेड से लिख लेते, चलो येलो से। विमा तो एम्पियर की हो गई A1 और इसकी हो गई L की पावर -2। ठीक है, तो हमारे पास हो गई विमा A1 L की पावर -2। ये आगे विमा हमारे पास। ठीक है, तो हम यहाँ पे अपने इसकी मात्रक भी निकाल लिया, विमा भी निकाल दिया, बता दिया एक सदिश राशि, इसका फॉर्मूला भी देख लिया। इससे ये चीज भी प्रूफ कर ली इसके फॉर्मूले से कि विद्युत धारा भी एक अदिश राशि होती है। कैसे प्रूफ करा? क्योंकि विद्युत धारा किसके बराबर हो रही थी? I J वेक्टर डॉट A वेक्टर, और दो सदिश राशियों का अदिश गुणनफल हमेशा एक अदिश राशि देता है। इससे प्रूफ हुआ कि I एक अदिश राशि है। ठीक है, आई होप यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना सर, आपको कैसे पता है कि एक cos थीटा काम का है? बेटा मैंने बोला ना विद्युत धारा की दिशा में। आपको मैं कह रहा हूं, ये मान लो क्षेत्रफल सदिश आपका, ये आपकी विद्युत धारा है, इन दोनों के बीच में थीटा कोण बन रहा है। मैं आपको कह रहा हूं मुझे क्षेत्रफल सदिश का वो घटक चाहिए जो विद्युत धारा की दिशा में हो। आप टुकड़े करोगे, ये बीच में एक टुकड़ा यहां आ जाएगा, एक टुकड़ा जस्ट इसके परपेंडिकुलर आ जाएगा। तो जो कोण के साथ बनता है हमेशा कॉस ही तो होता है, और जो उसके लंबत होता है वो साइन होता है। मैंने आपको ऊपर ही लिख के दे दिया कि हमें क्षेत्रफल सदिश का वो घटक चाहिए जो कि विद्युत धारा की दिशा में हो। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बोला था जो आपका धारा घनत्व है उसकी दिशा विद्युत धारा की दिशा में होती है। तो आपको इसलिए क्षेत्रफल का वही घटक लेना है जो ए की दिशा में, और वो ए cos थीटा ही हो सकता है, ए sin थीटा नहीं हो सकता, क्योंकि कोण अपन ने ए और आई के बीच में बताया। ठीक है ना, इसलिए ए sin थीटा नहीं ले सकता। चलिए, आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। बेटा जूल कैसे हो गया? हाँ, जे का मात्रक है एम्पेयर। ये क्या लिखा आपने?
बिल्कुल पढ़ सकते हैं बेटा नीट के लिए, पर बेसिक बेसिक बता सकता हूं मैं। चले आगे, चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। हमने ये वाला टॉपिक विद्युत धारा और धारा घनत्व, ये दो टॉपिक खत्म कर दिए हैं। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। किसी भी चालक के अंदर हम इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह देख रहे हैं जहां पर ने उसके ऊपर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करी है, ठीक है ना। तो टॉपिक है हमारे पास चालक में इलेक्ट्रॉनों की गति जब कोई बाह्य विद्युत क्षेत्र, बाह्य विद्युत क्षेत्र आरोपित ना किया जाए, आरोपित ना किया जाए, नहीं किया जाए। अब इसका मतलब क्या है पहले समझ लेते हैं, फिर इस टॉपिक को भी एक्सप्लेन वो कर दूंगा। ये स्टील का बना हुआ है चालक एक तरीके से। अब मैं कह रहा हूं इस चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन किस प्रकार की गति कर रहे हैं वो मैं देखना चाहता हूं। मैंने विद्युत क्षेत्र आरोपित करने का मतलब है मैंने इससे कोई बैटरी कनेक्ट नहीं करी। मान लो एक तार यहाँ पे क्लिप लगा, एक क्लिप यहाँ पे लगा और उसको किसी बैटरी से अटैच कर दिया, तो मैंने विद्युत क्षेत्र आरोपित कर दिया। मैं कह रहा हूं मैं इस चालक के अंदर सिर्फ इलेक्ट्रॉनों की गति को देख रहा हूं। जब इस पे कोई विद्युत क्षेत्र नहीं, मतलब इस पे कोई भी बैटरी नहीं लगाई गई है, ये बैटरी से अटैच नहीं है, बस एक चालक का टुकड़ा है और मैं चाहता हूं इसमें इलेक्ट्रॉन कैसे गति कर रहे हैं वो अपने को देखना है। और हम इसके ऊपर कोई भी बैटरी अप्लाई नहीं कर रहे। बैटरी नहीं लगेगी तो विद्युत विभव नहीं होगा, विद्युत विभव नहीं होगा तो विद्युत क्षेत्र नहीं होगा, ठीक है। इसलिए हमने यहां पर कोई विद्युत क्षेत्र आरोपित नहीं किया है, ठीक है। अब देखिएगा, मान लीजिए आपके पास ये चालक है, इसमें बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन यहां होगा, 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 एक इलेक्ट्रॉन यहां होगा। ये इलेक्ट्रॉन सब अनशन डायरेक्शन भाग रहे हैं। कोई कहीं जाना चाहता है, 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 कोई कहीं जाना चाहता है। ये वैसा ही है कि आपने एक खुले मैदान के अंदर बच्चों को छोड़ दिया, बोले भागो। अब बच्चे खुले मैदान में वो तो कहीं भागेंगे, कोई कहीं भागेगा, 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 क्योंकि उनको इंस्ट्रक्शन देने वाला कोई नहीं है। तो जिसका जहां मन कर रहा है वैसे भाग रहे हैं। मतलब सबकी गति रेंडम है। इसको इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं यादृच्छिक है, यानी हर इलेक्ट्रॉन यादृच्छिक गति कर रहा है। मतलब आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो कि इलेक्ट्रॉन कहां जाने वाला है, ठीक है। अच्छा, मुक्त इलेक्ट्रॉन आए कहां से, तो आपको इसके बारे में पहले ही बता चुका हूं। किसी भी, ये मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 में बताया था, किसी भी चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन वास्तव में उसके नाभिक से बंधे हुए होते हैं, लेकिन वो जो बंधे हुए होते हैं ना नाभिक के साथ, वो इलेक्ट्रॉन काफी लूजली बाउंडेड होते हैं, बहुत कमजोर तरीके से बंधे हुए होते हैं। तो जब आप किसी भी चालक को कमरे के ताप पर रखते हो, 27 डिग्री सेल्सियस पर रखते हो, तो वो बाहर की ऊष्मा को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, बाहर के वातावरण की गर्मी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और वो जो इलेक्ट्रॉन है जो नाभिक से बंधे हुए, लूजली बाउंडेड है, मतलब बहुत हल्के से बंधे हुए, वो थोड़ी सी ऊर्जा निकल जाते बाहर। और ये दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच, सॉरी दो परमाणुओं के बीच में से गति करते हुए चलते हैं। दो परमाणुओं के बीच का जो खाली स्पेस होता है, वहां पर ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो गति करते हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स को अपन बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन चालक में मुक्त गति करने के लिए फ्री है। अब क्योंकि इनको कोई इंस्ट्रक्शन देने वाला नहीं है, हमने कुछ अप्लाई नहीं करा, मैं तो सिर्फ चालक की बात कर रहा हूं, तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी इच्छा से जहां इच्छा करेंगे वो भागेंगे। अब इनको भागने के लिए गतिज ऊर्जा तो चाहिए ना, तो कहीं से गतिज ऊर्जा होनी चाहिए इनके पास। अब गतिज ऊर्जा के लिए कोई ना कोई एनर्जी इनके पास आनी चाहिए, तो ये एनर्जी इनके पास कहां से आ रही है, बाह्य वातावरण से। बाह्य वातावरण से ऊष्मा को अवशोषित करके ये इलेक्ट्रॉन तेज गति से भागते हैं, ठीक है। बट क्योंकि इनका मोशन रेंडम है, यानी यादृच्छिक रूप से गति कर रहे हैं, तो किसी दिए गए क्षेत्रफल से निकलने वाले कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाती है 0। मान लो ये एक चेंबर है और चेंबर से मैं चाहता हूं इलेक्ट्रॉन आ रहे जा रहे हैं ना, गेट एक तरीके का। अब इसमें से इलेक्ट्रॉन आ रहे जा रहे, इलेक्ट्रॉन आ रहे जा रहे, पूरा पानी लेता हूं, खाली हो गया ग्लास, ओके। तो मान लीजिए एक चेंबर है ना। अब मैं इस क्षेत्रफल के बारे में बात कर रहा हूं, एक गेट है, कोई इसके अंदर जा रहा है, कोई इसमें से बाहर आ रहा है, कोई अंदर जा रहा है, कोई बाहर आ रहा है, कोई अंदर जा रहा है, कोई बाहर आ रहा है, कोई अंदर जा रहा है, कोई बाहर आ रहा है। तो ओवरऑल किसी दिए गए समय में जितने इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जाते हैं उतने इलेक्ट्रॉन इसमें बाहर आ जाते हैं। तो ओवरऑल
इस कंडक्टर में से, इस चालक में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान शून्य हो जाता है। अब याद करो, मैंने जब पहली डेफिनेशन बताई थी आपको विद्युत धारा की, तो मैंने आपको बोला था अगर आप एग्जाम में लिख कर आते हो आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, तो डेफिनेशन हो जाएगी गलत। क्यों? चालक है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन मतलब आवेश फ्लो कर रहे हैं। आपने डेफिनेशन में क्या बोला? आवेश प्रवाह की दर। अगर आवेश दिए गए समय अंतराल में मोशन कर जाए, गति कर जाए, उसको अपन विद्युत धारा बोलते हैं। ये तो चालक है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन भी है, इलेक्ट्रॉन गति भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इसमें अपने को करंट नहीं लग रहा, तो तुम्हारी डेफिनेशन तो गलत हो गई, क्योंकि तुम तो बोल रहे हो आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा बोलते हैं। तो डेफिनेशन गलत क्यों है? क्योंकि आपके इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन कर रहे हैं, यादृच्छिक गति कर रहे हैं। तो किसी दिए गए अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से गुजरने वाले कुल विद्युत आवेश का मान होता है शून्य। मतलब जितने इलेक्ट्रॉन अंदर घुसते हैं उतने इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आते हैं। तो कुल मिला के इस चालक में से कोई भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो पा रही, इस चालक में से कोई भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो पा रही। क्यों नहीं प्रवाहित हो पा रही है? क्योंकि हमारे इस चालक में इलेक्ट्रॉन यादृच्छिक गति कर रहे हैं। अब जैसे इसके ऊपर मैं कोई बैटरी लगा देता हूं, ऐसे जैसे मैं इसके ऊपर कोई ऐसे बैटरी लगा देता हूं, तो बैटरी लगाते ही क्या होगा? बैटरी इसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगी। मतलब बैटरी लगाते इसके ऊपर विद्युत विभव आरोपित हो गया। उस विद्युत विभव की वजह से क्या होगा? इस पर्टिकुलर चालक के ऊपर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। जैसे इस चालक पर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करने के लिए बाध्य हो जाएंगे, है ना। इलेक्ट्रॉन अब रैंडम मोशन नहीं कर सकते क्योंकि उनके ऊपर बल लग रहा है। मान लो कि अभी बच्चों को भागने के लिए मैंने छोड़ दिया था, अब मैंने ग्राउंड के अंदर एक टीचर को भेज दिया। अब टीचर स्ट्रिक्ट है, एक नंबर का बहुत स्ट्रिक्ट टीचर है, ठीक है ना। तो वो जो स्ट्रिक्ट टीचर है उन्होंने सारे बच्चों को लाइन कर दिया, एक लाइन में बना दिया और लाइन को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मोशन करने के लिए बाध्य कर दिया। तो वैसे ही जैसे अपन एक बैटरी लगाते हैं, तो बैटरी लगाते ही विद्युत क्षेत्र आरोपित हो जाता है और उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करने के लिए बाध्य हो जाते हैं और सबके सब इलेक्ट्रॉन एक दिशा में गति करने लग जाते हैं। जब सब इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में गति करते हैं तो उससे विद्युत धारा बनती है। आई होप मेरी बात आप सबको समझ आ गई होगी। तो बैटरी का कुछ और काम नहीं, बैटरी का एक छोटा सा काम है सारे के सारे इलेक्ट्रॉनों को एक डायरेक्शन में फ्लो करवाना। ठीक है, चलिए तो ये रामायण अपन लिख देते हैं। किसी चालक में इलेक्ट्रॉन बाह्य ऊष्मा को अवशोषित करके मुक्त हो जाते हैं। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, मतलब आपने कोई विद्युत क्षेत्र नहीं लगाया, तो विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में चालक के भीतर यादृच्छिक गति करते हैं। अब यादृच्छिक गति करते टाइम एक चीज और होता है, अब ध्यान से सुनना। आप गाड़ी चला रहे हो, स्पीड से गाड़ी चला रहे हो, मान लो रोड पे जगह जगह बैरिकेटर्स लगे हुए, मतलब आपको गाड़ी चलानी है, बहुत अच्छी बात है, आप गाड़ी चलाना चाहते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन मान लो यहाँ पर एक बैरिकेटर लगा हुआ है, 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 ऐसे जगह जगह रेंडमली बैरिकेटर्स लगे हुए, आपको नहीं पता कहाँ है बैरिकेटर। आप बस अंधाधुंध गाड़ी चला रहे हो, धूम मचाले वाली गाड़ी में, ठीक है ना। तो आप गाड़ी पे मस्त भाग करके गाड़ी चला रहे हो। तो जब आप गाड़ी चलाओगे स्पीड से, तो हो सकता है आप किसी बैरिकेटर से टकरा जाओ। जब आप बैरिकेटर से टकरा जाओगे, सडनली आपका वेग 0 हो जाएगा। जैसे आप किसी बैरिकेटर से टकराओगे, सडनली आपका वेग 0 हो जाएगा कि आप गिर गए, ठीक है। अब आप गिरने के बाद वापस उठते हो, वापस आप गाड़ी भगाते हो, फिर आप गाड़ी भगाओगे, किसी बैरिकेटर से टकरा जाओगे। मान लो फिर आप इधर चले गए, फिर आगे आप गाड़ी चलाते हो, फिर गए बैरिकेटर से टकरा जाते हो, फिर मान लो आप इधर चले गए, फिर मान लो बैरिकेटर से टकरा जाते हो। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन भी जब किसी चालक के भीतर गति करता है,
तो वो जो इलेक्ट्रॉन होता है वो उसमें स्थित स्थिर आयनों से टकराता रहता है। जो बीच में पॉजिटिव आयन्स भरे पड़े हैं ना जगह 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 जगह, वो जो इलेक्ट्रॉन होता है वो उस पर्टिकुलर क्या बोलते हैं स्थिर आयनों से या धनायनों से टकराता रहता है। इस टक्कर की वजह से उसकी काफी गतिज ऊर्जा का लॉस हो जाता है और ये गतिज ऊर्जा उसमें बाहर ऊष्मा के रूप में निकलती है। उसके बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब क्योंकि यादृच्छिक गति कर रहा है तो यादृच्छिक गति करते हैं एवं गति के दौरान स्थिर आयनों से टकराते हैं, स्थिर आयनों से टकराते हैं, जिससे इनकी गतिज ऊर्जा में हासिल होता है या गतिज ऊर्जा कम हो जाती है, में हासिल होता है, ठीक है ना। लेकिन किसी भी दिए गए क्षेत्रफल से जितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं और जितने इलेक्ट्रॉन आते हैं वो हो जाते हैं बराबर, इसलिए किसी भी दिए गए क्षेत्रफल से गुजरने वाले कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाती है 0, ठीक है ना। किंतु किसी दिए गए क्षेत्रफल से गुजरने वाले नेट इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 होती है, 0 होती है। फलस्वरूप आपको चालक में करंट नहीं लगता। मुक्त इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन गति भी कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो यादृच्छिक गति कर रहे हैं तो किसी भी क्षेत्रफल से जितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उतने इलेक्ट्रॉन वापस आ रहे हैं, इसलिए कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाती है 0 या नेट इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाती है 0, इसलिए आपको कोई करंट नहीं लगता। फलस्वरूप विद्युत धारा का मान 0 होता है। विद्युत धारा का मान 0 होता है। ठीक है। अब यहां पे मैंने पहले बोला था कि हमने कोई विद्युत क्षेत्र आरोपित नहीं करा है। अब हम एक काम करते हैं, विद्युत क्षेत्र आरोपित करके देखते हैं क्या होता है। तो जब विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाए, जब चालक पर विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाए, क्या होगा जब चालक पर अपन विद्युत क्षेत्र आरोपित करेंगे, ठीक है ना। तो चालक पर जैसे आप विद्युत क्षेत्र आरोपित करोगे तो देखो क्या होगा। चालक पर विद्युत क्षेत्र आरोपित करते ही, जैसा मैंने आपको बोला, सारे के सारे इलेक्ट्रॉनों पर हमारा विद्युत क्षेत्र एक बल लगाएगा। उस बल की वजह से सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में गति करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। तो देखिए ये चालक है। अब आपने चालक पे क्या करा, चालक पे आपने लगा दिया विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र कैसे लगाया, एक बैटरी लगा दी, एक बैटरी अटैच कर दी। आपने जैसे बैटरी अटैच करी, आपको पता है इसमें से विद्युत धारा फ्लो होगी। क्यों होगी, क्योंकि इस बैटरी की वजह से इसके अंदर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया। यहाँ पे पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ही जाएगा ना, तो विद्युत क्षेत्र आरोपित हो गया। जैसे ही इन पर विद्युत क्षेत्र आरोपित हुआ, अब बेटा अगर सीधे नहीं चलोगे तो डंडा पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे इलेक्ट्रॉन जो है वो एक निश्चित दिशा में गति करने के लिए बाध्य हो गए। मतलब अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में लगा रखा है तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन को विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में चलना पड़ेगा। मतलब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में चलेंगे, इस दिशा में उनको भागना ही पड़ेगा। उनकी मजबूरी है बेचारों की, बेचारे कुछ कर भी नहीं सकते, ठीक है। तो अगर मान लो विद्युत क्षेत्र मैंने इस दिशा में लगा रखा है, इधर मैंने विद्युत क्षेत्र लगा दिया, मैंने बोला यहाँ पे विद्युत क्षेत्र लगा रहा हूं, तो सारे के सारे बच्चे ऑटोमेटिकली इधर की डायरेक्शन में चलना स्टार्ट होंगे, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इस दिशा में चलेंगे। लेकिन इसमें भी एक कैच है, पहले इलेक्ट्रॉन गति कर रहा था कुछ इस तरीके से,
मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन की बात करता हूं, पहले इलेक्ट्रॉन मान लो इस तरीके से टक्कर खा खा के गति कर रहा था, ऐसे गति कर रहा था मान लो रेंडमली, कहीं पे भी जा सकता है, आपकी इच्छा करे जैसा डायग्राम बनाओ। लेकिन अभी भी एक चीज ध्यान रखना, ऐसी बात नहीं कि अभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं टकराएगा, आपने विद्युत क्षेत्र आरोपित तो कर दिया, विद्युत क्षेत्र की वजह से इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में गति भी कर रहा है, लेकिन बच्चे साले नॉटी, बहुत ज्यादा नॉटी। मतलब उनको बोला ना, जैसे हमारे स्कूल में क्या होता है, बच्चों को बोलते हैं स्ट्रेट लाइन में चलो, तो बच्चे क्या करते हैं, हमारे जब हम यहाँ हमारे जैसे लाइन जारी होगी ना तो सीधे सीधे चलेंगे, जैसे लाइन थोड़ी दूर जाएगी ना, फिर एक बच्चा थोड़ा इधर निकल जाएगा, थोड़ा एक बच्चा इधर निकल जाएगा, फिर थोड़ा बच्चा इधर निकल जाएगा, मतलब वो लाइन जैसी नहीं दिखती फिर दूर से, फिर ऐसा लगता है फिर ग्रुप जा रहा हो, ठीक है ना। तो ये भाई साहब इलेक्ट्रॉन के साथ भी सेम प्रॉब्लम है, सारे इलेक्ट्रॉनों पर विद्युत क्षेत्र ने बल तो लगाया और उनको बाध्य कर एक डायरेक्शन में जाने के लिए, लेकिन बेचारे इलेक्ट्रॉन आदत से मजबूर है, जब वो भागते हैं तो बेचारे बीच में बैरिकेटर्स आ जाते हैं बार बार, मतलब वही स्थिर आयन आ जाते हैं, जैसे बेचारे वो स्थिर आयनों से टकराते हैं तो बेचारों की डायरेक्शन वापस चेंज हो जाती है। अब समझो जैसे मान लो मैं इलेक्ट्रॉन हूं, मेरे पास इस डायरेक्शन बल लगाया जा रहा है, मैं चल रहा हूं, सडनली मेरे सामने एक बैरिकेटर आता है, टकरा गया, और टक्कर की वजह से मेरी दिशा मान लो इधर हो गई। अब क्योंकि मेरे को विद्युत क्षेत्र ने जबरदस्ती धक्का दिया ना आगे, तो मेरे को विद्युत क्षेत्र की वजह से जाना तो आगे पड़ेगा, भले टक्कर खा के मैं टेढ़ा मेढ़ा कैसे भी जाऊं, लेकिन जाऊंगा उसी दिशा में। समझ रहा मेरी बात? जबकि पहले इलेक्ट्रॉन देखो रेंडम मोशन कर रहा था, कोई कहीं कोई अपनी इच्छा से कहीं पे भाग रहे हैं, लेकिन यहां पर सारे के सारे इलेक्ट्रॉनों को एक निश्चित दिशा में गति करनी पड़ेगी, लेकिन इस चीज की कोई गारंटी नहीं है कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन सीधी रेखा में गति करें, कैसी भी चलेंगे पहुंच जाएंगे अपने डेस्टिनेशन पे, लेकिन सीधी सरल रेखा में गति नहीं करेंगे। तो विद्युत क्षेत्र की वजह से इनकी दिशा कुछ इस तरीके से हो जाती है, ये जो डॉटेड लाइन में बना रहा हूं ना, ऐसी दिशा हो जाती है, वक्रित। ये एमसीक्यू भी पूछा जाता है, ध्यान रखना। जब एक चालक पर विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है तो इलेक्ट्रॉनों का पथ कैसा होता है? पहला ऑप्शन सरल रेखीय, दूसरा ऑप्शन वक्रित, तीसरा ऑप्शन ए और बी दोनों, और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, आपको लिखना है वक्रित हो जाता है, वो कर्व्ड पाथ में मोशन करना स्टार्ट करते हैं। और जब विद्युत क्षेत्र आरोपित नहीं करते तब इलेक्ट्रॉन सीधी सरल रेखा में गति करते हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा, सुनो, मैं इलेक्ट्रॉन हूं, सुनना मेरी बात, वक्रित क्यों हुआ, मैं इलेक्ट्रॉन हूं, है ना, मैं इलेक्ट्रॉनों में चल रहा था, अब चलने के बाद मैं टकराया, टकराने के बाद मैं एक सरल रेखा में जाना तो चाहता हूं, लेकिन विद्युत क्षेत्र जबरदस्ती को आगे पुश कर रहा है। समझ रहे हो? देखो मैं इलेक्ट्रॉन हूं, मैं ना जाना तो इधर चाहता हूं, लेकिन विद्युत क्षेत्र ने मुझे क्या करा, मेरे को विद्युत क्षेत्र ने बाध्य कराया कि तेरे को आगे चलना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली उसने क्या कर दिया, मेरी दिशा से वक्रित कर दी। अब मान लो मैं पे टकरा गया, अब टकराने के बाद मुझे जाना तो इधर चाहिए था, लेकिन विद्युत क्षेत्र बोल रहा नहीं तेरे को तो आगे जाना पड़ेगा, तो विद्युत क्षेत्र मेरी दिशा को क्या कर देता है, थोड़ा सा वक्रित कर देता है ना। चाहता तो विद्युत क्षेत्र यहां पे ले जाना, लेकिन अब मेरी मजबूरी, मैं भी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैं बहुत स्पीड से चल रहा हूं, ठीक है, तो मेरे को आप थोड़ा डाइवर्ट तो कर सकते हो, एक दिशा में तो ले जा सकते हो, लेकिन सीधा नहीं चला सकते हो, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चल जाए ऐसा पॉसिबल नहीं, क्योंकि बीच में बहुत सारे बैरिकेडर्स हैं यार, कैसे चला लोगे, ठीक है ना। तो विद्युत क्षेत्र आरोपित करने की वजह से इलेक्ट्रॉनों का पथ वक्रित हो जाता है, ध्यान रखना, एमसीक्यू में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। चलिए तो इसमें अपन लिख देते हैं, जब चालक पर विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है, कैसे लगाओगे विद्युत क्षेत्र? बैटरी लगाकर आरोपित किया जाता है, तो इलेक्ट्रॉनों पर विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में एक बल लगता है, वो बल भी आप निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? देखो हमने पढ़ा E इक्वल टू कितना होता है, F/Q, लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन के लिए E आ जाएगा बस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर आवेश अपन E बोल रहे हैं। थोड़ा वज्र गुणा करो, F बराबर कितना हो जाएगा, E इंटू E, यानी इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल किसके बराबर होगा, E इंटू E के। एक बल लगता है, लिख देता हूं, बल की वैल्यू कितनी है, F बराबर E इंटू E, बल लगता है। इस बल के कारण इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में ड्रिफ्ट होते हैं। यहां पे जो अपन एक वर्ड लिखा ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वो यहीं से आया है ना। जो अपन एक टॉपिक देखिए आज का, क्या है टॉपिक आज का, यही है।
अपवहन वेग क्या होता है? तो यहां पर इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में अपवहित होते हैं, उन पर एक ड्रिफ्ट लगता है, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना। तो इलेक्ट्रॉन पर क्या लगता है? ड्रिफ्ट लगता है, एक ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब उनको एक धक्का दिया जाता है। सिंपल वर्ड्स में जरूर ड्रिफ्ट का मतलब तो होता है धक्का देना। तो इलेक्ट्रॉन पर विपरीत दिशा में क्या लगता है? एक बल लगता है ना। इस बल के कारण इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में वक्रित पथ पर गति करते हैं। ध्यान रखना, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू बना हुआ है इस पे। वक्रित पथ पर गति करते हैं, गति करते। आई होप यहां तक सबको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब प्रॉब्लम समझिए। इलेक्ट्रॉन भाग रहा है, आयन से टकराया, वेग उसका 0 हो गया। फिर इलेक्ट्रॉन भागा, फिर उस मतलब अब जैसे मैंने गाड़ी चला रहा था, बैरिकेटर से टकराई, मेरा वेग 0 हो गया। अब मैं वापस गाड़ी उठाऊंगा, फिर मैं एक्सेलरेट करूंगा, फिर मेरी स्पीड 0 से वापस 40 50 60 तक पहुंचेगी, फिर वापस बेचारा एक और बैरिकेटर आ जाएगा, फिर मैं टक्कर खा जाऊंगा, फिर मैं गिर जाऊंगा, फिर मेरा वेग 0 हो जाएगा, फिर मैं वापस गाड़ी उठाऊंगा, फिर मैं एक्सेलरेट करूंगा, फिर मेरा वेग 0 से 60 तक जाएगा। बेसिकली जब इलेक्ट्रॉन बार बार इस तरीके से मुक्त आयनों से या स्थिर आयनों से टकराता है, तो टक्कर की वजह से उसके अंदर लगने वाले बल की वजह, अब क्योंकि बल लग रहा है तो बल की वजह से त्वरण तो तुरंत उत्पन्न होना चाहिए ना, क्योंकि बल का फॉर्मूला क्या होता है? ma। इस हिसाब से हमारे इलेक्ट्रॉन पर उत्पन्न होना चाहिए एक त्वरण, और उस त्वरण का फॉर्मूला ये, जहां पे m क्या बच्चों? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, e इलेक्ट्रॉन का आवेश है, m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, और e विद्युत क्षेत्र का मान है। तो कुल मिला के क्योंकि उसके ऊपर बल लग रहा है तो विद्युत हमारे इलेक्ट्रॉन में त्वरण उत्पन्न होना चाहिए। त्वरण का मतलब हो गया समय के साथ साथ इलेक्ट्रॉनों का वेग बढ़ना चाहिए। लेकिन वास्तविकता में होता क्या है? इलेक्ट्रॉन बेचारा इतनी बार टक्कर खा चुका होता है कि उसके त्वरण का लगभग मान 0 हो जाता है और उसका वेग लगभग नियत हो जाता है। तो जब आप विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हो तो इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगभग एक नियत वेग से गति करता है। त्वरण उत्पन्न होना चाहिए था, लेकिन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बेचारा बार बार इस तरह आयनों से टकरा रहा है, टक्कर खाने की वजह से उसका वेग लगभग नियत हो जाता है। इस वेग को अपन बोलते हैं अब क्या बोलते हैं, जो आज का हमारा टॉपिक है, अपवहन वेग। ठीक है ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं इसको अंग्रेजी के अंदर। और ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, इसका मान आप सुन के हैरान हो जाओगे, 0.1 मिलीमीटर पर सेकेंड। 1 मिलीमीटर इतना सा होता है, एक इलेक्ट्रॉन 1 सेकेंड में सिर्फ 0.1 मिलीमीटर आगे खिसक पाता है, सिर्फ 0.1 मिलीमीटर, इतनी टक्करें करता है। ठीक है, तो इससे अब स्विच दबाते करंट कैसे फ्लो हो जाता है, ट्यूबलाइट कैसे चल जाती है। अब मैंने स्विच दबाया तो भाई बल्ब कैसे जल जाता है, मतलब विद इन, मतलब आपको पता भी नहीं पड़ता बल्ब जल जाता है। तो इलेक्ट्रॉन अगर इतना स्लो मोशन कर रहा है तो बल्ब इतना जल्दी क्यों जल गया? क्योंकि आपके पूरे सर्किट के अंदर इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। बस आपने स्विच ऑन करा, स्विच ऑन करते इलेक्ट्रॉनों के ऊपर विद्युत क्षेत्र आरोपित हुआ, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में गति करना प्रारंभ करते हैं। ये बस इतना सा होता है। बट इलेक्ट्रॉनों का वेग बहुत कम होता है, ये वेग होता है हमारे पास 0.1 मिलीमीटर पर सेकेंड, मतलब बहुत ही कम। फटाफट से लिख देते हैं। विद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन पर F बराबर PE, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो ये लिख दो, और अगर वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हो तो आप बल्ब के अंदर माइनस का साइन लगाओगे। क्यों लगाओगे? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर बल विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लग रहा है, इसलिए हमने माइनस का चिन्ह लगाया कि विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगा। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखते हो, इलेक्ट्रॉन पर इतना बल लगता है, जिसके कारण उत्पन्न त्वरण का मान कितना होगा? अभी F बराबर M बोला आपको, माइनस ई वेक्टर, ए वेक्टर हमारे पास आ गया माइनस का ई वेक्टर अपॉन M। ये होना चाहिए, ये मान ये होगा, लेकिन उत्पन्न मान, त्वरण का मान ये होगा। किंतु गति के दौरान इलेक्ट्रॉन स्थिर आयनों से
आयनों से बार बार टकराता है, बार बार टकराता है, जिसके कारण जिसके कारण जिसके कारण इसका त्वरण लगभग शून्य, लगभग शून्य, त्वरण शून्य हो गया तो वेग तो नियत होना ही है, त्वरण लगभग शून्य एवं वेग लगभग नियत हो जाता है, लगभग नियत हो जाता है। इस वेग को अनुगमन वेग, अपवाह वेग, अनुगमन वेग, अपवाह वेग और अंग्रेजी में ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, अब एग्जाम में आपके पास अपवाह वेग की डेफिनेशन लिखने के लिए आ सकते हो, तो इतनी बड़ी रामायण तो नहीं लिखोगे आप, शॉर्ट में लिखोगे डेफिनेशन। कैसे लिखोगे देखो, चालक पर विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर, चालक पर विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर, आरोपित करने पर इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में जिस औसत नियत वेग से, अब रियलिटी में अपवाह वेग एवरेज ही होता है सारी वेलोसिटीज का। जैसे मैं आपको कह रहा हूं ना, जैसे आप गाड़ी चला रहे हो, कभी आपकी स्पीड 50 थी, कभी आपकी स्पीड 40 थी, कभी आपकी स्पीड 0 हो गई, कभी आपकी स्पीड 30 हो गई, कभी 10 हो गई, तो अपवाह वेग का मतलब होगा आपका एवरेज वेलोसिटी। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे विपरीत दिशा में जिस औसत वेग से गति करता है, गति करता है, उसे अपवाह वेग कहते हैं, अपवाह वेग। अंग्रेजी में इसको बोलेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, इस अपवाह वेग की गणना बहुत आसान है ये एक्चुअली। अच्छा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को अपन रिप्रेजेंट किससे करते हैं बच्चों? वीडी से, क्योंकि ड्रिफ्ट बोल रहे हैं ना इसलिए वीडी। तो वीडी वास्तव में और कुछ नहीं, जो आपने जितने भी वेग है ना इलेक्ट्रॉन के, उन सबका एवरेज है। इन सबका एवरेज निकालना है आपको। और ये एन क्या है बच्चों? टक्करों की संख्या, क्योंकि हर टक्कर के बाद उसका वेग चेंज हुआ होगा, हर टक्कर के बाद उसका वेग चेंज हुआ होगा ना, तो एन यहाँ पर क्या है? टक्करों की संख्या। ठीक है, और v1 v2 v3 v4 ये सब क्या है बच्चों? टक्करों के बीच में जो इसका वेग था। जैसे मान लो यहाँ पर इसका वेग v1 था, यहाँ पर वेग इसका v2 था, यहाँ पर इसका वेग v3 था, ऐसे करते करते n टक्कर हुई, तो यहाँ पर इसका वेग हमारे पास हो गया n। ठीक है ना, तो यहाँ पर टक्करों की संख्या n है, और v1 v2 v3 क्या है? दो टक्करों के बीच में उसका वेग। ठीक है, तो n यहाँ क्या है? टक्करों की संख्या। और ये v1 v2 v3 जो है, ये दो क्रमागत टक्करों के बीच का वेग है, दो क्रमागत टक्करों के बीच का वेग। बस, ठीक है बच्चों, इसको अपन बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वेग जैसे मैंने मान बताया आपको, लगभग 0.1 मिलीमीटर के आसपास होता है। ठीक है ना, तो नोट कहीं यहाँ पे छाप दूं कॉर्नर में, आप जगह नहीं बची, मैं नया पेज यूज नहीं करना चाहता, नोट्स को और एक्सटेंड नहीं करना, तो यहाँ पे काम करते हैं, नोट साइड में लिख देते हैं। नोट्स, वीडी का लगभग मान
लगभग मान 0.1 मिलीमीटर पर सेकेंड, यानी 1 मिलीमीटर जो आपकी स्केल होती है उसमें 1 मिलीमीटर होता है, 1 सेंटीमीटर का भी 10वां भाग, और उस 1 मिलीमीटर का भी 10वां भाग, उसके 10 टुकड़े कर दो, एक इलेक्ट्रॉन सिर्फ 1 सेकंड में इतनी सी दूरी तय कर पाता है, मतलब कछुए से भी स्लो चलता है। ठीक है ना, वीडी का मान लगभग 0.1 मिलीमीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, आई होप मेरी बात आप सबको क्लियर अच्छे से टनाटन हो गई होगी। एक टॉपिक रह गया अपवाह वेग, और हमारा जिसको अनुगमन वेग भी बोल सकते हैं, और विद्युत धारा का संबंध। ये संबंध अपन कल देखेंगे, बहुत आसान सा छोटा सा फर्जी सा डेरिवेशन वो है, डेरिवेशन 4 स्टेप का डेरिवेशन है, बट हाँ एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं, 2 नंबर में आने के पूरी संभावना होती है इसके अंदर। ठीक है, तो ये रिलेशन अपन कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही। अभी अपन ने अनुगमन वेग का कोई जनरल फॉर्मूला डिराइव नहीं करा है, कल अपन अनुगमन वेग का जनरल फॉर्मूला भी डिराइव करेंगे, जो होता है ई टाउ अपॉन एम ई, वैसे तो मैंने लिख दिया। और इसके अलावा अपन अपवाह वेग या अनुगमन वेग और विद्युत धारा में संबंध देखेंगे, जो होता है आई इक्वल्स टू एम ई ए वी डी। ये फॉर्मूले आपको रटे हुए होने, जैसे मेरे को मुंह जबानी रटे हुए। ठीक है, चलो मिलते हैं कल की क्लास में।